बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। और हम हमेशा आपको सुबह कहते हैं कि जब भी आप उठें हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ उठें, पॉजिटिव सोच के साथ, कुछ अच्छा सोचते हुए अपने दिन का आगाज़ करें, ताकि पूरा दिन आप खुशी से झूमते रहें और आपका पूरा दिन, पूरी रूटीन, पूरा जो काम है वो आप अच्छे से कर सकें। क्योंकि अगर आप सुबह उठते ही कोई नेगेटिव बात सोच लेंगे, ऐसे सैड फेस के साथ दिन का आगाज़ करेंगे, यकीन करो पूरा दिन इतना बुरा गुजरता है ना कि इंसान कहता है पता नहीं आज किसकी शक्ल देख रही थी, जबकि ये नहीं पता सुबह उठते सबसे पहले हम अपनी शक्ल ही देखते हैं। तो ये जब मिथ है क्रिएट कर रखी है ना, इससे निकले, इन चीज़ों से निकले और बस सुबह उठते अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। एक खूबसूरत दिन का आगाज़ पॉजिटिव हो तो पूरा दिन, पूरी रूटीन अच्छी जाती है। इसलिए हम सुबह सुबह सबसे पहले प्रोग्राम में आपको ये बात याद करवाती हूँ, ताकि आपको, एक बच्चा होता है उसको बार बार हम याद कराते हैं, फिर वो रट जाता है उसका सबक, तो वो सोते हुए भी वही पढ़ रहा होता है। तो यही मेरा काम है कि आपको सुबह सुबह मैं याद करवाती हूँ कि सुबह उठते ही आपने सबसे पहला काम क्या करना है। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं ना, इंसान बच्चा बनना शुरू हो जाता है, तो बच्चे को फिर बार बार जो है ना वो बताना पड़ता है। तो आप भी हमारे बच्चे ही हैं और हम आपके बच्चे हैं। वेल, ये तो हंसी मजाक लाइट मोड में ये चीज़ें चलती रहती हैं। ज़िंदगी में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे गम हैं, बहुत सारी टेंशनें हैं, उनको साइड पे रखें और इस खूबसूरत प्रोग्राम को एंजॉय करें। खूबसूरत आजकल मौसम भी है, उनको एंजॉय करें और साथ ही खूबसूरत अपने काम को भी एंजॉय करें। काम को बर्डन बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। आज का जो मैं मौजू लेकर आई हूँ, मैं कहूँगी कि इस वक्त असर हाज़िर की वो ज़रूरत है। वैसे सारे मौजू हमारे मौजूदा दौर की बड़ी अशद ज़रूरत होते हैं, क्योंकि इन मौज़ूआत पे लोग या तो बात नहीं करते या बहुत कम करते हैं। अगर देखें तो हम जदीद जो चीज़ें हैं, जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जो जदीद तालीम है, बड़ा उस पर हम फोकस करते हैं, बड़ी तवज्जो देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है आपने टेक्नोलॉजी के बारे में, जदीद अलूम है, जो भी चीज़ें हैं आप जानें, क्योंकि वो भी इस माशरे की असर हाज़िर की ज़रूरत है। लेकिन जिस चीज़ से आप एक इंसान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, ये जो अमीर गरीब का फ़र्क है उसको आप जान सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, ये गोरे काले का जो फ़र्क है इसको आप समझ सकते हैं, और बीच में जो सुरमई कलर है उसको पहचान सके कि ये काला या गोरा नहीं है, बीच में और भी कोई रंग हो सकता है। तो ये तमाम तो जो चीज़ें हैं ये जनाब हमें अदब सिखाता है। अदब, मुतालिया जो कहते हैं ना कि रूह की ग़िज़ा होती है, जिस की शायद हमें इस वक्त माशरे में कमी भी दिखाई दे रही, क्योंकि इतनी तेज़ी से लाइफ जा रही है। मेरे पास वक्त नहीं होता, बस वो मोबाइल पे जो चीज़ें सामने आ जाए, लैपटॉप पे, वो बस मैं देख लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ। असल में अपने गाँव में मसरूफ़ रहती हूँ। तो अदब का थोड़ा फुकदान हमें दिखाई दे रहा है, और जदीद उलूम के साथ इस पर आज हम बात करने वाले हैं कि ये कितना ज़रूरी है और किस तरह इसको हम अपनी ज़िंदगी का जो है वो एक अहम हिस्सा बना के रखें, ताकि कामयाब हों, अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में हों, खुशियाँ बांटते हुए हम कामयाबी की तरफ बढ़ें, तो ही मज़ा आएगा कामयाबी का, तो ही मज़ा आएगा जदीद उलूम का भी। इसी पे बात करूँगी। और आज जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ हैं, मैं उनका क्या ही तारुफ़ करूँ, आप लोग उन्हें जानते हैं, क्योंकि 1-2 साल से या 4 साल से वो इस फील्ड में नहीं है, सालों से, मेरे ख्याल से जितनी मेरी उम्र उससे ज़्यादा उनका तजुर्बा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी गहराई के साथ जो है आज हमारे इस मौजू पे हमें बताने वाले हैं, और आप सबको, मुझे गाइड करने वाले हैं कि जदीद उलूम के साथ साथ, जदीद तालीम के साथ साथ जनाब अदब वो भी बड़ा ज़रूरी है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने मेहमानों की जानिब बढ़ रही हूँ, जो कि माहिर तालीम भी है, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, मुसन्नफ़ भी हैं, रेडियो पे भी जो है वो अपनी खिदमत से अंजाम दे रही, मतलब तकरीबन हर फील्ड जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, उन तमाम तर फील्ड में हमें जो है ये फ्रंट लाइन दिखाई देते हैं। नुसरत याब नुसरत साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से अल्लाह हैं? का शुक्र। आप सही सुनाइए। कहा ना, मेरी उम्र से ज़्यादा तजुर्बा है आपका। जी अब आपने बहुत ही अब ये नहीं पूछेगा उम्र कितनी है आपकी। नहीं, वो ये वैसे ही एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि उम्र बताते हुए या इस तरह तो तनख्वाह बताते हुए लोग जो है मर्द से तनख्वाह नहीं पूछनी, औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी। आपने बहुत खूबसूरत आगाज़ किया है बहुत अपनी शुक्रिया, सुबह बहुत शुक्रिया। का। मैं भी यही करता हूँ जब हम सुबह उठते हैं, अल्लाह हाँ। का नाम लेते हैं, नमाज के बाद फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, माशाल्लाह, योगा माशाल्लाह। करते हैं, बल्कि ग्रेट। हम खुद करवाते हैं। ज़बरदस्त। उसमें तो
یہی میرا بھی موٹیو ہوتا ہے کہ پازیٹیو سوچ کو یہاں سے لے کے جائیں, نیگیٹو سوچ کو آپ یہیں چھوڑ دیں. میں سب سے کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں یار یہ آپ کیا کہتے ہیں, میں کہتا ہوں نیگیٹو سوچ کو مجھے دے دیں, ادھر چھوڑ دیں, آپ پازیٹیو سوچ لے کے جائیں. اگلے مہمان کو بھی امین کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی بولنا چاہ رہے ہیں اور شدید قسم کا بولنا چاہ رہے ہیں. آپ بھی مصنف ہے, شاعر ہے ماشاءاللہ سے, اور پوری فیملی اسی فیلڈ سے ہے, اور جن کا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہو وہ پھر کتنی گرپ رکھتے ہوں گے ان تمام تر چیزوں پہ. انور ضیاء مشتاق صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم انور صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا بڑا اللہ کا شکر. گرپ رکھی ہوئی تھی کہ مجھے ابھی بولنا نہیں ہے, انٹرو نہیں آیا ہے نا, کوشش کر رہے تھے کہ میں بولوں. نہیں, اصل میں چپ بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے نا, اور آپ جیسے لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. ہاں, کیمرے کے آگے اور مائک کے آگے پھر چپ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جن کا سالوں سے تجربہ اور جنہوں نے بولنا اور بولتے ہی رہ جانا ہو, ان کے لیے پھر واقعی مشکل ہو جاتا ہے ذرا خود کو خاموش کر کے بیٹھا. آپ اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ انور صاحب نے, نصرت صاحب نے تو بتا دیا. میرے دن کا آغاز بس وہ نماز, میں اصل میں رات کو جاگتا ہوں, صبح نماز تک نماز پڑھ کے اس کا 6-7 بجے میں سوتا ہوں, 1-1:30 بجے تک, پھر اٹھ کے ظہر اور پھر گھر کا کام, کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب تھوڑا سا آپ نے نوٹ کیا کہ گھر کا کام, گھر کے کافی بہت کام ہوتے ہیں. جیسے اب آپ ایک خاتون مجھے کہتی تو مجھے سمجھ آیا تھا کہ گھر کے کام کیا ہے, جھاڑو پوچھا, کپڑے دھونے, کھانا بنانا. آپ گھر کے کون سے کام کرتے ہیں؟ گھر کے کافی زیادہ کام ہوتے ہیں, سودا لے کے آنا. اب یہ یو ٹرن لے رہے ہیں. دیکھیں نا, سگر صرف خواتین ہی نہیں ہوتی, سگر جو ہے وہ مرد حضرات بھی. ہاں, صبح کے اپنا بستر سیٹ کرنا, اپنا روم سیٹ کر دینا, ان کی ہیلپ کرا دینا. اللہ, دیکھیں مسز کی ابھی بھی ہیلپ کرتے, سیکھیں. ہماری یوتھ کو یہ سیکھنا چاہیے, اسپیشلی جو خاون دیکھ رہے ہیں نا وہ سیکھیں. ان کی نظر ایک شعر کرتے ہیں کہ شورش ہے ہر طرف کے دل ناتواں ہے چپ, شورش ہے ہر طرف کے دل ناتواں ہے چپ. بس اتنا ہی کافی. دیکھیں آپ کے لیے بس اتنا ہی, بس اتنی بہت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نصرت صاحب, ادب کی بات ہو رہی, ناظرین کے آسانی کے لیے پہلے تو بتائیں ادب کیا ہے, تاکہ انہیں پتہ چل جائے, اس کے بعد پھر ہم ذرا ڈیٹیل میں ان کی کھچائی کر سکیں کہ ہم ادب پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے. نہیں اتر. دیکھیں, ایک تو ادب وہ ہے جو کہ آپ معاشرے کو اور سوسائٹی سے آپ کو تہذیب آپ کو سکھاتی ہے, اور ایک ادب وہ ہے جس کو ہم کہیں گے اردو ادب ہے یا کوئی بھی لٹریچر جس کو آپ کہیں گے. اور ادب جو ہے اس کو سیکھنا یا اس پر چلنا یا اس سے اخذ کرنا, اس سے حاصل کرنا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ادب ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. الفاظ جو ہیں, کسی نے بہت خوبصورت بات کی کہ الفاظ وہ زبردست آلات ہیں, وہ زبردست آلات ہیں کہ جنہیں وجود میں لا کر ابن آدم نے خود کو اپنے ارد گرد اور تمام اس کو دریافت کرنے میں اس کو بہت جو ہے اس کا سلسلہ شروع کیا الفاظ سے. تو یہ الفاظ جو ہیں آپ کو ادب سکھاتا ہے, اور الفاظ جو ہے وہ گفتگو کے آداب سکھاتے ہیں. آپ اچھے الفاظ استعمال کریں گے, جو سامنے والا ہے وہ آپ سے متاثر ہوگا. یہی شخص جب ایک خاموش بیٹھا, جیسے ابھی ہم کرتے کہ چپ, اور جب تک وہ چپ ہے جب تک وہ ایک اسکالر ہے, جب وہ بول پڑا تو اس کے ادب کا آشکار ہو جائے گا کہ وہ کتنا مؤدب ہے, کتنا اس سے ادب کا تھا. تو ادب جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. الفاظ کا چناؤ, الفاظ جو ہے وہ دل پہ اثر کرتے ہیں, بے شک اثر کرتے ہیں. یقین کریں, شاعری میں سمجھتا ہوں شاعری جذبات کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے کہ آپ اپنے جو بھی جذبات ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا تعلق عشق اور محبت سے ہو یا مطلب صرف نہیں, اس کا تعلق آپ کے معاشرے سے ہے. وہ جو دور جا رہا ہے اس دور سے آپ کی اس میں اثر آتا ہے. شاعری میں دور حاضر کا اثر آتا ہے. بالکل, کیونکہ ایک شاعر مصنف جو ادیب ہے وہ وہی اپنے الفاظ میں ان چیزوں کو بیان کرے گا جو نقشہ وہ دیکھ رہا ہے سوسائٹی میں, جو فیل کر رہے ہیں. بالکل, وہ اب وہ بول نہیں سکتا تو وہ اس کو بیان کر رہے ہیں اپنے الفاظ کی شکل دے. بالکل بالکل. آپ اقبال کو دیکھ لیں, غالب کو دیکھ لیں, کسی کو بھی دیکھ لیں, تو وہ تمام بہت سارے ایسی, بلکہ یہ جو پاکستان آپ جو حاصل کیا گیا, یہ بھی آپ یہ دیکھیں, یہ بھی لٹریچر کے تھرو قلم کے زور پہ حاصل کیا ہے, یہ تلوار کے زور پہ حاصل نہیں کیا.
तो ये कितनी बड़ी बात है। ये एक यही एग्जांपल अगर हम देख लें तो मलिक बहुत बड़ी बात अदब है। है। हाँ। ये अदब है कि कलम के जरिए, और कलम में जब तक आपके ताकत ना हो, कलम की ताकत अल्फाज है, और अल्फाज जब तक खूबसूरत ना हो तो आप कैसे किसी के दिल पे असर कर सकते हैं। बिल्कुल। अनवर साहब आप भी इसमें ऐड करें, अदब क्या है, क्यों ज़रूरी है, और इस वक्त कैसे देख रहे हैं कि जदीद तालीम की तरफ तो धड़ाधड़ हम भाग रहे हैं, अदब को कितना हम समझ पा रहे हैं या कितना इसको अहमियत दे रहे हैं? नहीं, जहाँ तक ताल्लुक़ है अदब का वो तो हर वक्त होता, लेकिन आजकल के ज़माने की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि नुसरत भाई ने बड़ी तफसील से बात की है। आजकल के लिहाज से मैं बात करूँ तो लोग किताब से हट गए हैं, पढ़ने से हट गए हैं, और उसकी मेन वजह जो है वो मोबाइल है। वही जदीद तो हाँ, पहले था कि लोग अपनी तालीम के साथ साथ किताबें पढ़ते थे, उससे बहुत उनको अल्फाज मिलते थे और सोच मिलती थी। लेकिन आजकल के लिहाज से जो मैं देख रहा हूँ वो लोग उससे हट गए, किताबों से हट के, और लाइब्रेरीज हमारी वीरान हो चुकी हैं, वो रौनकें नहीं हैं। और किताब जहाँ तक है कि पहले जो शायरी की या अफसानों की किताबें बिक जाती थी, वो तो अब समझें कि बिल्कुल ज़ीरो हो गई ना, क्योंकि बुक्स अब नहीं बिकती, ना कोई ख़रीदता है। हाँ, कुछ शौकीन हैं, बिल्कुल अभी भी है, लेकिन बहुत कम, तादाद उनकी कम जी, हो गई। बहुत कम है। लेकिन यह है कि हमें पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। आप जितना मर्जी मोबाइल पे जितना मर्जी गूगल कर लें, लेकिन वो चीज़ नहीं आती जो कि किताब पढ़ने से इल्म मिलता है या सोच मिलती है, दूसरी चीज़ों से नहीं मिलती। स्क्रॉलिंग में इन्वॉल्व हो गए ना, जल्दी बस। हाँ, आजकल के लिहाज से देखा जाए तो वाकई आजकल की नौजवान नस्ल बहुत जल्दी बहुत जल्दबाज हो गई है। लेकिन कसूर उनका नहीं है, ज़माने के साथ साथ इंसान बदलता है ना। अब मैंने अपने वालिद को देखा, मैंने मेरे उस्ताद शायरी के अख्तर आलम, उन्हें देखा तो उनसे हम बहुत मुख्तलिफ थे। अब हमसे जो मुख्तलिफ है हमारी औलाद है, तो ये तो वक्त के साथ साथ चलती है। अभी अच्छा, इसमें भी जिद्दत, मैंने इनकी बात काट दी। क्यों इस तरह से मेरी बात काट दी? मैंने बात काट दी। कोई ये चलता रहता है, कोई अच्छी बात है तो जरूर हम देखें ना कही थी, मेरी बात काट दी। क्यों उसने इस तरह से मेरी बात काट दी? तो बात काट दी है मैंने अब इनकी, तो वो ये कहने के लिए मैंने बात काटी है कि असल में मैं आपको बताऊं कि इंसान जो है उसको अपनी तख्लीक जो है उसका मकसद जानना जरूरी है। बिल्कुल। उसकी तख्लीक का जो मकसद है वो क्या है, एग्जैक्टली उस अपना आप मकसद जानना, की जुस्तजू के लिए, अपने आप जानने के लिए, बेहतर इंसान बनाने के लिए। अब बेहतर इंसान बनाने के लिए क्या चाहिए हमें शायरों, अदीबों और दानिश्वरों की बातों को पढ़ना है। बिल्कुल ऐसे ये अदब है। मतलब वो जो उनके तजर्बात हैं, हमें उनसे पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा, हासिल होगा कि हमने, तभी हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकेंगे। जो तजर्बात उनको हो चुके हैं तो उनसे हम मुस्तफ़ीद होंगे। कब होंगे? जब हम इस किताब की से गुजरेंगे। बिल्कुल, जब हम शायर, मुसन्नफ़, अदीब जो उन्होंने लिखा है, जो उनकी किताबें हैं वो पढ़ेंगे। इस पर मज़ीद बात करते, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इन डिटेल्स पे बात करते हैं कि कितना हम पढ़ रहे हैं, इस पे बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ भी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सबसे ज़रा बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है। जदीद तालीम की बात करें, लेकिन उसके साथ साथ अदब ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कैसे उसको समझें, आज के जनरेशन को किस तरह से, हमारे आज के नौजवान को, स्टूडेंट्स को किस तरह से समझाएं कि आप खुद को जो है वो A+ ग्रेड्स में ना इन्वॉल्व कर दें, उसी रेस में ना लग जाएं। जो आप जदीद तालीम हासिल करें उसके साथ साथ सीखें भी, और वो अदब आपको सिखाएगा इस मुआशरे में रहना और किस तरह से आपने इसके साथ चलना है। अनवर साहब, ये तमाम तर चीज़ें हमें उस्ताद, वालिदैन, बुज़ुर्ग हमारे जो हैं वो सिखाते हैं, लेकिन हम वो तालीम तो हासिल करें, जिस जदीद तालीम की हम बात करें, हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, लेकिन अपने बुज़ुर्गों के पास नहीं बैठ रहे, उन्हें वक्त नहीं दे रहे। इवन टीचर
جو آتا ہے وہ بھی بس اس نے کتاب پکڑی ہے, وہ سلیبس اس نے کور کروانا ہے, لیکچر دیا چلے گئے بس. ہاں بالکل. تو اگر یہ چیز رہے گی, ایسی باتیں, ایسا نالج, ایسی تعلیم تو اثر نہیں رکھتی. بے شک آپ نے صحیح کہا. پہلے اصل میں بات یہ ہے کہ اب ہم زمانہ کوئی تیز ہو گیا, کچھ زیادہ ہی ہو گیا, کچھ زیادہ ہی فاسٹ ہو گیا. پہلے ہم لوگوں کے پاس وقت ہوتا تھا, وقت تھا. یس, ہم اٹھے صبح اپنا, پھر دفتر گئے, دفتر سے آئے, تھوڑا ریسٹ کیا, پھر اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ گئے, والد کے پاس بیٹھ گئے. اس کا پھر ہمارے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو صرف ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا, وہ سب شام مل کو کے بیٹھتے تھے, سب مل کے بیٹھتے تھے اور ایک وقت ڈرامہ دیکھتے تھے. تھے. اب مصیبت یہ کہ اب تو سینکڑوں چینل ہیں اور ہر ایک کے کمرے میں ٹی وی ہے. پہلے ایک ٹی وی ہوتا تھا اور سب کے پاس سب کے پاس موبائل ہے, موبائل میں تو ساری چیزیں اپنا وہ مصروف ہو گیا. اور اس سے یہ نقصان ہوا کہ جو کچھ وہ سیکھنا چاہتا ہے نا, جو اس کو گین کرنا تھا اپنے بزرگوں سے یا بڑوں سے, وہ چیز اب نہیں ہے. وہ چیز نہیں ہے. وہ بولنے کا انداز, وہ الفاظ, یا یہ کہہ لیں گے, ظاہر ہے کہ اب ہم نے میں 60 سال ہو گیا تو میں نے ایک عمر گزاری ہے, میرا ایک تجربہ ہے. تو اب میرا اگر بیٹا یا میرے کوئی بھتیجے بھانجے آ کے بیٹھیں گے تو میں نے کچھ سکھاؤں گا کہ بھائی دیکھو یوں نہیں یوں. لیکن نا اب ان کے پاس وقت ہے, اور اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو مطلب بولنا بھی چاہیں تو ان کے پاس سننے کا حوصلہ نہیں ہے. یا پھر وہ یہ کہیں گے آپ کو کیا پتا, آپ تو پرانے زمانے کے ہیں, اب کی چیزیں تو بدل چکی ہیں. بالکل بالکل. ابھی کل ہی بلکہ بات ہو رہی تھی, میرا بیٹا تھا تو میری مسز نے کوئی بات کی تو کہہ رہا امی اس طرح نہیں ہوتا. میں نے کہا بیٹے بات سنو, اب ایک جنریشن گیپ سمجھتے ہو. میں نے کہا یہ آ گیا ہے. میں نے کہا ہم 50 سال پرانی بات کر رہے ہیں, ہم نے اس حساب سے بات کر رہے ہیں, اور یہ بات ابھی بھی اس کو آپ رد نہیں کر سکتے. لیکن میرا بیٹا سدید وہ کہنے لگا ابو نہیں, بدل گیا زمانہ. میں نے کہا بیٹے آپ لوگ اب بہت فاسٹ ہو گئے. اب کل ہی کی بات ہے رات کی, تو میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ یہ بات اس طرح نہیں کرو. کامیابی اسی میں ہے جو بزرگوں کا تجربات ہیں ان سے سیکھیں. میں نے کہا یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے. ادب جو ہیں, اب جیسے میں بتاؤں آپ کو کہ جیسے ان کا جو تعلق ہے ایک ادبی گھرانے سے, میرا تعلق بھی ایک ادبی گھرانے سے. ہمارے آباء و اجداد دہلی سے تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پر ان کا رکھ رکھاؤ, بول چال, بات کرنے کا انداز. پھر ہمارے گھر میں حفیظ جلندری اور میرے دادا جو ہے وہ بہت قریبی دوست تھے, تو ہم نے بچپن ان کے ساتھ ہم نے دیکھا کیسے کس طرح ادب کے لیے وہ آتے تھے. ایک تو یہ شاعری ہے, اور دوسرے وہ بھی تمام ادب ہے جو ادب آداب ہوتے ہیں کہ اسی طرح ہم سیکھتے ہیں. اب یقین کہ میں تقریباً میں پچھلے کوئی 45 سال سے میں آپ کہہ رہی ہیں تجربہ زیادہ ہے, تو میں مختلف, میں نے 3 سال کی عمر کے بچے کو اندازہ لگا سکتے ہیں. تو 3 سال کے بچے کے سے لے کے میں نے 70 سال تک کی عمر کے لوگوں کو میں نے مختلف پڑھایا اور بتایا. تو ابھی میں ایسے بچوں کو بھی پڑھا رہا ہوں جو کہ گونگے بہرے ہوتے ہیں پیدائشی, وہ کوکلیئر امپلانٹیشن کر لیتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا اگر 10-20% سنتے ہیں تو اللہ نے کیا, میں نے نہیں, ہم میں تو وسیلہ ہے, وہ بولے ہیں جو زندگی میں کبھی نہیں بولے, وہ بولے. قرآن بھی انہوں نے, میں نے قرآن بھی پڑھایا ان کو, اور علی بے بہت کچھ یعنی. لیکن اب سکھانے کا یہ صرف یہی نہیں کہ آپ نے صرف الفاظ سکھا دیے. تعلیم دیکھیں, پڑھائی اور تعلیم میں فرق. پڑھائی جو ہے بستہ کمر پہ لادا اور رٹا لگایا اور نمبر لے لیے. تعلیم کیا ہے؟ تعلیم میں تربیت بھی ہے, آپ کی تہذیب بھی ہے, تمدن بھی ہے. یہ تعلیم ہے. ایجوکیٹ, ہاؤ ٹو ایجوکیٹ. آپ نے روڈ کراس کیسے کرنی ہے, آپ نے بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے, آپ نے چھوٹوں سے کیسے شفقت کرنی ہے, یہ تمام آپ کو سکھاتے کون ہیں؟ الفاظ, کتابیں. کتاب پڑھیں گے, بات کریں گے تب. اور اب جو جدید تعلیم ہے وہ تو پتہ نہیں ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے, کیا ہوتی جا رہی ہے, کمپیوٹرائزیشن. ہماری یہ جو تہذیب کی بات کریں یہ ختم کرتے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے, اس کو امپلیمنٹیشن اس کی جاری رہنی چاہیے. اسکولوں میں بھی, ایون اسکولوں میں بھی ہمیں یہ تہذیب اور تمدن سکھائے جانے چاہیے جو ہمارے اپنے, جو ہمارے معاشرے سے, جو ہمارے مطلب ایک علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, روایات جو ہیں اس کو قائم رکھتے ہوئے. اگر ہم اپنے انور صاحب ان روایات سے ہٹیں گے, اپنی تہذیب سے, تو ہم ناکام ہو جائیں گے. بالکل. ابھی نصرت نے کہا نا اسکولوں سے, تو مجھے یاد آ گیا کہ میرے جو استاد اختر عالم, وہ کہتے تھے کہ میٹرک جب انہوں نے کیا تو وہاں پر پورا اس کو شاعری کا عروج
हाँ। उन्होंने उनको सिखा दिया था। और कॉलेज के ज़माने में वो कहते हैं कि हमें म्यूज़िक के बारे में इतना सिखा दिया था कि जब गाना चल रहा था, आप यकीन करो ऐसे ऐसे करते तो कहते थे कि तबला इस बीट पर और हारमोनियम इस बीट पर और गाना वाला इस बीट पर है। ये उनको वहाँ से मिली तालीम। हाँ। अब हमारे यहाँ स्कूल्स में तो खैर सवाल ही नहीं पैदा, तमा शायरी नहीं पढ़ा, मतलब हमने अल्लामा वो इकबाल या हाँ, मीर तकी मीर का एक सब्जेक्ट रख दिया, बस हो गया। ऐसे ही है। वहाँ पूरा एक पीरियड्स होते थे और उसमें पूरे वो पूरे बिल्कुल सिखाते ऐसे ही, थे, हाँ। उसमें वो अरूज सिखाते थे और फिर किसी को मिसरा देते थे कि इस पे गिरा लगाओ, इस पे करके दिखाओ, मतलब एक चीज़ सिखाई जाती थी तब। अब वो तो हम सवाल ही नहीं तो पैदा रट्टे होता लगवाए ना। जा रहे हैं ना। अब तो बिल्कुल, हाँ, अब तो बिल्कुल अब खत्म। वो उनका जो मतलब मीनिंग है वो नहीं बताया जा रहा, रट्टे बिल्कुल, लगवाए जा रहे बिल्कुल, हैं। हाँ। आप यकीन करें 2 क्लास का जो सिलेबस है मैं पढ़ा रहा हूँ ना अरसे से, जो पहली क्लास में पढ़ाया जा रहा है आपको वर्ब फेल क्या है, इस्म क्या है और सिफ्त क्या है, अब उसको क्या पता जिसको अभी आपने बताया कि ये अलिफ है, बेशक, ये हाँ। बे है, ये इसकी हाँ, शुरू की बिल्कुल, शक्ल है, ये इसकी आधी शक्ल है। आप उससे कह रहे हैं कि वर्ब और आप उससे कह रहे हैं एडजेक्टिव्स, और मतलब क्या वो पढ़ाए आ रहे हैं पीछे से? वो ऐसा इतना नहीं है। एकदम इतना बोझ अब डाल दिया बच्चे के ऊपर कि मैं वो समझता हूँ जाहिर है। ये पीछे ले जाने वाली बात है। बिल्कुल, हाँ। ये आपको मतलब आप आगे नहीं जा रहे, आप पीछे जा रहे। वो रट्टे तो यही हाल है, वो रट्टे यही हाल लगा है। लेगा, हाँ। लेकिन समझ नहीं सकता। नहीं। इतना छोटा बच्चा कैसे समझेगा? जरूरी है समझाना। समझाना, जी, जब बिल्कुल। वो जो पढ़ रहे हैं वो समझेगा इवन तो लिखाई, अप्लाई करने के काबिल होगा इवन ना। पेंसिल पकड़ने पर भी नहीं कोई तवज्जो कि भाई कैसे पेंसिल कैसे पकड़नी है। कुछ यूं पकड़ रहे हैं, कोई यूं पकड़ रहे हैं, कोई अच्छा टीचर कुछ हाँ हमारे जमाने में तख्ती लिखी मुख्तलिफ जाती थी अंदाज ना, से Different हमने अंदाज तख्ती में, लिखी है। हाँ। आपने तो नहीं लिखी होगी मैंने तख्ती? लिखी है ना। अच्छा, मुझे बड़ी मार भी अच्छा पड़ी है। अच्छा लगता तो मैंने कुछ पुराने जमाने में इससे कुछ उम्र का अंदाजा हो गया। मैंने बड़े अच्छे से वो तख्ती को साफ नहीं, करना और फिर वाकई, उसको धूप में हाँ। सुखाना, उसको तो कहते तख्ते हैं को तख्ती इकट्ठा रख के। पोतना। हाँ, तख्ती पोत। बड़ी मार भी हमारी पड़ी है। राइटिंग काफी बेहतर हो गई। गाची आती थी उसको yes। जनाब, उसको खाते भी थे। खाते थे कलम। यस कलम अच्छा दवात मैं कलम अब्बा से बनाना बड़े है। शौक से कहती थी मुझे कलम बना के दियो, अच्छी जिससे राइटिंग हो सके। बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली अब नहीं है वो चीज़। नहीं है वो चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश की भी राइटिंग हमारी और उर्दू की भी हमारा कत और वो सारा सही है। लेकिन आने वाली नस्ल को मेरा ये पैगाम है कि हमें अपनी अक़दार को नहीं खोना, हमें बिल्कुल। अपने उन तमाम चीज़ों को नहीं खोना, हमें कलम पकड़ना स्कूल में सिखाना चाहिए। हमें जो है तराना जो है सिर्फ असेंबली में यूं ही करके नहीं, हमें उसका बाकायदा मतलब बताना, हुब्बुल वतनी क्या है हमें ये भी सिखाना चाहिए बिल्कुल सही कि है। क्या कैसे वतन से प्यार कैसे किया जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने पढ़ाई की और ये वो, बस हाँ, हमें बता दिया कि अदब जरूर बांग्लादेश को आपका सिखाना मुल्क बना है था और और- हमें हाँ। अदब जो है वो बाकायदा सिखाना चाहिए। बच्चों को शुरू से पढ़ाते चले जाएं और किताब से मोहब्बत ज़रूर। किताब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत ज़रूरी है। नुसर साहब अभी हमने ब्रेक पे जाना है, आप तो हमारे साथ रहेंगे। जी, जी। अनवर साहब को हम इजाज़त दे देंगे, ये हमसे इजाज़त ले लेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हम ज़रा उनकी किताब के हवाले से जी, ज़रूर। अनवर साहब बताएं नाजरीन को ज़रा आपकी बुक है। ये मेरी किताब है, ये अभी आई है 2019 में। अच्छा 2019 में। अभी कुछ ख्वाब रोशन है। अभी कुछ ख्वाब रोशन है। अभी उम्मीद है बाकी अभी कुछ ख्वाब रोशन है। उम्मीद इसका तो दुनिया एक कायम है। अभी मायूसियों को रहना है मायूस ही अनवर। ओए, अभी मायूसियों को रहना है मायूस ही अनवर। अभी उम्मीद बाकी है, अभी कुछ ख्वाब रोशन ख्वाब है। रोशन। तो ये ख्वाब तो वाह। रोशन चाहे कब्र तक बंदे के ना रोशन ही रहता है, क्योंकि इंसान की उम्मीद है, हकीकत है हम इसमें। दोनों मिलके इनसे जिस दिन- फरमाइश करेंगे कि आप इस किताब में से जरूर ज़रूर ज़रूर बिल्कुल चलें, तो नाज़रीन बहुत के लिए शुक्रिया। ज़रूर। नाजरीन को ऐसा जो है हो नहीं सकता कि हम मुस्तफिद। कुछ सुने चलें बिना इन्हें इजाज़त दे एक दें। छोटी सी गज़ल सुनाता हूँ। जी। मेरी आंखों में जो नम है कम है, मेरी आंखों में जो नम है कम है, बस यही हासिल गम है कम है। कम है। और मैं नहीं भूला तेरी याद कोई, दिल पे हर बात रकम है ओए होए। कम है। वाह। और इससे मर सकती नहीं सच्चाई, इससे मर सकती नहीं नहीं सच्चाई। सच्चाई। एक ही प्याला जो सम है वो कम कम है। है। और मत कसम खा तो कसम से ये कसम, ओए होए होए। मत कसम खा तो कसम से ये ये कसम, कसम। पहले खाई जो कसम है कम है। कम है। हाँ और अब तेरी याद में चीखें अल्फाज, ओए अब तेरी याद में चीखें अल्फाज, अल्फाज। ये फसुर्दा जो कलम है कम है। कम है। और तूने अनवर से ही छीना अनवर, ओए। हाय हाय तूने अनवर से ही छीना अनवर, अनवर। क्या ये तेरा जो सितम है कम है। कम है। वाह। मेरी आंखों में जो नम है
कम है, बस यही हासिल गम है, कम है। क्या कहने अनवर भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। नाजरीन को स्पेशली मैं कहूँगी जो हमारी नौजवान नस्ल है जो बहुत काबिल है, हमारी आज की यूथ बहुत काबिल है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत शक नहीं, हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं वो, बहुत ज़्यादा। तो उन्हें क्या पैगाम देंगे आप? बस उन्हें पैगाम देंगे कि अपनी इस फील्ड के साथ साथ आप लिटरेचर को ना भूलें, उसका मुताला लाजमी करें। वो मैं मानता हूँ कि हमारे बच्चे हमसे बहुत आगे हैं, वो डिजिटल वो वाकई डिजिटल हो गए ना, वो वाकई डिजिटल हो गए। लेकिन बहरहाल लेकिन अदब को रखें। अब मेरी दोनों बेटियां माशाल्लाह दोनों शायर हैं माशाल्लाह, लेकिन मेरे बेटे जो हैं वो मुशायरे में भी नहीं बैठते। अच्छा, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट बिल्कुल अपोजिट है। तो मेरी तो बेटी है माशाल्लाह, उसकी किताब बिल्कुल तैयार है, पिछले साल आ जानी चाहिए थी, कुछ हालात ऐसे हो गए तो नहीं आते। बच्चियां जो है मेरी उनको अदब से बहुत ज़्यादा है, बेटे मेरे बस ठीक है लेकिन वो सुनते नहीं, मुझे भी नहीं सुनते, तो वो किसी और को क्या सुनेंगे, माँ बाप को नहीं सुनते, वो बाप को नहीं, इसके शायरी को नहीं सुनता। उन्होंने वालिद की किताब उठा के मेरा ख्याल नहीं पढ़ी, तो वो किसी और की नुसरत या आपकी कहाँ पढ़ेंगे वो किताब। तो बाकी ये कि यही तो हम चाहते हैं, यही पैगाम आपका भी है कि किताब पढ़नी चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अपने बच्चों को यही है कि पढ़ो, जब तक नहीं पढ़ेंगे आप अदब से दूर होते जाएंगे। दूर, बिल्कुल। फिर ये जो नफ़रतें हैं और ये रंजिशें ये बढ़ती जाएंगी। बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ब्रेक की जाने बढ़ना, नुसरत साहब हमारे साथ ही होंगे, एक और मौजूद गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी मज़े की बातें करेंगे, क्योंकि ये हम इसलिए कैजुअल बात करें ताकि नाजरीन आपको याद रह सके, क्योंकि अगर हम बनावटी आर्टिफिशियल बात करेंगे आप कहेंगे, क्योंकि वो बात असर नहीं रखती ना, जो दिल से निकलेगी वो बात असर रखेगी। इसलिए हम दिल से बातें कर रहे हैं कि बाकी ये चीज़ है, इसकी कमी है और इसको ख़त्म करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। ये जो अदब का फुकदान है ना, इसको बढ़ाना है, हमने इस फुकदान को ख़त्म करना है, अदब को बढ़ावा देना है, प्यार मोहब्बतें बांटनी है और प्यार मोहब्बतों से सुकून मिलेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये जो इंटरेस्टिंग और अहम डिस्कशन का सिलसिला ये आगे बढ़ेगा, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हो रही है आज जदीद तालीम की। ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा बड़ी खूबसूरत डिस्कशन रही है। हमारे साथ मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा है। अदब उसके साथ हम बात करें अदब की, कि जहाँ हम जदीद तालीम में इतना दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे थे, तेज़ी से हम जो है वो तरक्की करें, उसके साथ साथ अदब को क्यों हम पीछे छोड़ रहे हैं। और जब अदब को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो फिर आपको वो सुकून, वो कामयाबी, वो अपनायत, वो एहसास नहीं मिलेंगे। तो इसी पे बात करें। एक और मौजूद गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया, खातून बोलने लगी थी, अक्सर ख़वातीन इस पे नाराज़ हो जाती, कभी मैं खातून नहीं हूँ। आज ही हमारे साथ है जी मोमल नयाज़। अस्सलाम वालेकुम मोमल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मोमल खातून बोलने लगी थी, आपको बुरा तो नहीं? नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। अक्सर हमारी गेस्ट कहते हैं हम खातून थोड़ी, हम तो लड़की हैं। नहीं कहना चाहिए वैसे, अगर देखा उनके एहसास जो है हर्ट नहीं करने चाहिए। हाँ देखा, नहीं मैं मुझे तो मसला ही नहीं है, बट जो मेरे से ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा उम्र में होती है उनको कहना से बुरा लग जाता है। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, एग्जैक्ट हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली हो जाता है। अब मैं नुसरत साहब को लड़का तो नहीं बोल सकती। हाँ नहीं, अगर बोल भी दे तो क्या फर्क पड़ता है, जरा खुश हो जाएंगे। नहीं, ये उस वक्त लड़का कहलाएगा जब फर्ज करे शादी ना हुई हो 40-45 साल की, तो वो तो लड़का ही कहलाएगा कि हम लड़का देखने जा रहे हैं, हम लड़का देखने उस सूरत में कह सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको नहीं कह सकते। अच्छा मोबिल, बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं, आपने सुना भी होगा नुसरत साहब से, बड़ी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल कैजुअल हम बात करेंगे, क्योंकि हमने कहा असर वही रखते हैं जो हम दिल से बात करेंगे। आर्टिफिशियल करेंगे तो वो भी उसका कोई असर नहीं होगा देखने वालों पे भी, और इवन हम भी यहाँ पे इस वक्त बैठ के सीख रहे होते हैं, तो वो ऊपर से गुजरती रहेंगी। जब खुद फील कर रहे होते हैं ना, महसूस कर रहे होते हैं, वो आप बयान करते जाए तो वो ज़्यादा चीज़ें असर रखती हैं। जदीद तालीम की बात करें, आप चूँकि यंगस्टर हैं तो मैं इसी पे आऊँगी। इस वक्त तालीम, जदीद तालीम तो अरूज पे,
नो डाउट। ये वो रेस लगी हुई है, दौड़ है, कंपटीशन है इस वक्त मुआशरे के अंदर, लेकिन साथ अदब को कैसे देख रही हैं? अच्छा, मेरा ये मानना है क्योंकि जब आप अपनी अब आप पढ़ाई start बाबा करते की अच्छी बेटी बन के अब आर्टिफिशियल बात नहीं करनी। नहीं आर्टिफिशियल बात नहीं, क्योंकि हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। और एज अ स्टूडेंट भी जब, क्योंकि एक स्टेज से जब आप गुजरते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं। तो उसमें ये होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, और जब आप एक जो प्राइमरी स्कूलिंग होती है उसको छोड़ के जब आप आगे बढ़ते हैं और मुश्किल सब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं, साइंस की तरफ आते हैं, जिसमें आप अपने पाकिस्तान स्टडीज़ की तरफ भी आते हैं, फिर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कह दिया जाता है उन सब्जेक्ट्स को जो अदब में आए जाते हैं। वो तमाम चीज़ें जो कि आप अपने घर वालों के साथ बैठते हैं, कहीं बाहर दोस्तों में बैठते हैं, प्रैक्टिकली कैसे ज़िंदगी में आपने कदम रखना है, ये सारी चीज़ें जो है वो पीछे छोड़ जाते हैं। और आप जो है ये तालीम के साथ ये चीज़ें नहीं चलती आ रही होती, ख़ास तौर पे ऐसे स्कूल्स जहाँ पे ये जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे लिटरेचर है, अदब है, उर्दू है, ये तमाम जो कि हमारे अपने कौम की एक पहचान होती है, हमारी पहचान है, बिल्कुल ये सारी चीज़ें हम पीछे छोड़ते आ रहे हैं। और ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि हम बच्चों को ये शो करवाते हैं कि जी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या वो जो आप अपनी फील्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर सेलेक्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी सेलेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप आईटी सेलेक्ट कर रहे हैं, या और बहुत सारी मजीद फील्ड्स हैं, उन पे आप फोकस करवा देते हैं और बाकी सारी चीज़ों को पॉसिबल कि पीछे आप छोड़ जाते हैं। अपनी जो असल है उसको आप पीछे करके और बाकी चीज़ों को आगे रखिए, और फिर ये उम्मीद रखें कि हम कामयाब होंगे। हाँ, पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं इस तरह से। ये चीज़ें हमेशा जब हम बड़े होते हैं, यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है आपके हमेशा वो फेवरेट टीचर होते हैं जो कि आपको स्कूल से, पढ़ाई से हटकर चीज़ें समझाते हैं, अच्छा, बताते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ कि बाकी टीचर्स आती थी, बुक खोलो वही लेक्चर जो किताब पे लिखा हुआ उसी को रट्टे लगाओ, उसी को पढ़ो। एक हमारी टीचर थी जो आती थी और उन्होंने कभी हमें बुक खोलने का नहीं कहा। अब जो टॉपिक देना है वो खुद से देख के आ जाती थी, लेकिन हमें बुक खोलने का नहीं कहती थी। और कैजुअली उसको जो सोसाइटी में जिस तरह से उनको साथ लेकर लिंक करना है या वो समझाती थी, और हम इतने मज़े से उनका वो लेक्चर अटेंड करते थे, बाकियों को हम हेरा फेरी करते थे लेकिन उनका हमने कभी लेक्चर मिस नहीं किया। ऐसे और वो उनकी बातें आज भी याद है। बिल्कुल, ये मेरा भी, मैं सॉरी फिर मैं बात करता हूं। जी जरूर हम चाहते हैं अगर अच्छी बात है, और यकीनन आपको अच्छी बातें याद आ रही है तो जरूर बताएं। मेरा भी यही टारगेट होता है कि सिर्फ टीचर भी है ना, तो जरा टीचर को वो आया कि मैं बता दूंगा सिर्फ वो है आपने मतलब एक गिनी चुनी बात जो किताब में लिखी, वो मैं कहता हूँ कि एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, शख्सियत का बनाना। आप वो भी सिखाते, मतलब वो बताया कि कैसे यूं करना है, ऐसे बैठना है, ये करना है, ये बात है, ये वो ज्यादा जरूरी है। साथ पढ़ाई तो है ही है, वो तो आप पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अगर इसका तड़का लग जाए, अदब का तड़का लग जाए, जैसे दाल आपने माश की जो है वो फ्राई करो, अब उसमें तड़का जब उस पे आप तड़का लगाएंगे भंगार, तो वो उसका फिर जायका। तो ये वो वाली बात है कि कुकिंग आती है आपको? कुकिंग आती है? कुकिंग नहीं मुझे आती है। ये तड़के वाली एग्जांपल दाल का तड़का भी लगता है वो इसलिए कि हम खाते हैं ना, मतलब माश की दाल को आप बघार जब खाना और पकाना अलग है, खाने वाले को क्या पता कैसे पकता है। अनवर जरूर किचन में मदद करवा देता, लेकिन मैं किचन में नहीं। मुझे चाय बनानी आती है, मुझे पराठा बनाना आता है, मुझे अंडा बनाना आता है। सबसे मुश्किल काम है ना अंडा बनाना, कितना मुश्किल है। सालन बनाना नहीं आता, लेकिन दाल को तड़के का पता है अच्छा, तो जदीद तालीम के साथ अगर अदब का तड़का लग जाए, क्या बात, तो मैं समझता हूँ कि ये नैले पे दैला, सोने पे सुहागा। एग्जैक्टली। अच्छा नुसरत साहब, अदब की हम चूँकि साथ साथ बात करें, ये इंसान की ना बहुत सारी वो कहते ऐसी उलझने, जो लाइफ की उलझने हैं उनको गुत्थियाँ हैं सुलझाने में मदद देता है। ये चीज़ हमें क्यों नहीं समझ आती? हाँ, असल बात वही है कि आप अपनी उलझनों में इतना उलझ जाते हैं कि आप सुलझाना भूल जाते हैं। सुलझाना मतलब सुलझाने का रास्ता दिखाई नहीं देगा। रास्ता जो है वो ऐसे ही दिखाई देगा कि जो अगर बैठा हुआ होगा किसी
अदबी महफिल में जिसने ये किताबें पढ़ी उनकी किताब बेहतरीन दोस्त भी होता है, जिसको याद आ जाएगा कि यार फलाने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया था जब मुश्किल आई थी तो उन्होंने ये किया था, जब उस शख्स के साथ ये वाक़या पेश आया था तो उसने ये आसानी के लिए ये किया था। फ़इन्नमा अल उसरी युस्रन, यानी हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक। तो जब आसानी है तो आसानी वाला रास्ता हमें दिखाई नहीं देता, अदब हमें वो रास्ता दिखाता है कि आपने किस तरीके से अपनी उलझन को सुलझाना है। उलझन हर एक के साथ है, आपकी सबकी जिंदगी आपकी में परेशानी का नाम ए है, मेरी परेशानी का नाम बी है, इनका सी है, कोई डी है, रहना है जैसे कि ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव है, ये वो है, ऐसे ही परेशानियां भी हैं, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव लेकिन उनका हल यही है कि आप उसको इस्तिकामत से और बुर्दबारी से और जो है वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ जब फेस करेंगे, जब कोई मुश्किल आएगी तो आप उसको अपनी कॉन्फिडेंस के साथ फेस करेंगे। फेस करना आना चाहिए। फेस करना कैसे आएगा? जब आपने अल्फाज में से जब हम अदब पढ़ रहे हैं, फर्ज करें कोई गज़ल पढ़ी, अब इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ आ गया, फिर हमने डिक्शनरी कंसल्ट की और ये, तो जब हमने डिक्शनरी कंसल्ट की था हमें वो क्लियर हो गया, तो ऐसे ही हमें वो हल मिल गया जो हल मिल गया। सो यही है यही एक तरीका है मोबाइल, अगर यही चीज़ है ज़िंदगी में। और आजकल हमारे नौजवानों में तो कुछ ज़्यादा टेंशनें पाई जा रही। हमारे वक्त में बिल्कुल नहीं था कि हम नहीं कहते थे कि हमें टेंशन है। यानी हमारे वक्त में का आप कह रही हैं बहुत पुराना बहुत पुराना देखिए, हमने कहा ना मैं उस तख्ती वाले ज़माने की हूँ, तो आज के बच्चे कहाँ तख्ती के ज़माने के। सही बात। हाँ, उन्हें तो बस वही टैबलेट के ज़माने, उस ज़माने के बच्चे हैं, वो तख्ती वाले नहीं, तो हम वही पुराने ज़माने वाले हैं। तो ये अगर उन्हें, क्योंकि मैं बात करूँ कि हमारे आज के छोटे छोटे बच्चे को मुझसे बात मत करो, मैं टेंशन में हूँ, मतलब छोटी सी उम्र की कौन सी टेंशनें पाल रखी हैं उन्होंने। ऐसा ही है। हाँ, तो ये अगर अदब हम साथ साथ बच्चे को और पढ़ाना नहीं बल्कि घर से अपने अमल से उनके अंदर ये चीज़ें हम जो है वो ढालना शुरू कर दे, तो ये फिर उन्हें समझ लग जाएगी कि टेंशन क्या है और जो टेंशन का ना होना है वो क्या है। खामखा की चीज़ों को अपने ऊपर हावी करना। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब इतना ज़्यादा कंपटीशन आ गया है। ओह, जब आप स्कूल में देखते हैं तो कंपटीशन है, कोई एकेडमी अगर आपने ज्वाइन की हुई है तो कंपटीशन है, किसी स्पोर्ट्स में घर से शुरू हो रहा है। हाँ, अपने माँ बाप के, अब 2 बच्चे हैं 4 बच्चे उसी माँ बाप के ना, वो अपने बच्चों को कंपैरिजन में डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो आप कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जा रहा है बचपन से बच्चों के अंदर, इस चीज़ से हमें थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में जब तक घर से कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप किया जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर बचपन से घर में जब सिखाया नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है आप सोसाइटी में जब भी स्टेप करेंगे, कहीं कदम निकालेंगे, बाहर जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं आपके ऊपर। बहुत सारे बच्चों में जहाँ हम देखते हैं कि बड़े कॉन्फिडेंट है, वहाँ ऐसे भी हैं जिनमें नहीं है कॉन्फिडेंस। मतलब बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। जब उनसे बात करने लगे उन्हें नहीं पता होता कि किस तरह से उन्हें अपनी फीलिंग जो है वो बयान करनी है। इसकी एक वजह, क्योंकि मैंने देखा है कुछ ऐसे जो कि नए माँ बाप जो अभी इस स्टेज के या इस जनरेशन के जो पेरेंट्स नए नए बने हैं, उनके अंदर जो नए माँ बाप हैं, क्योंकि आज के शो की एक ये बात जो है, नहीं क्योंकि ये जनरेशन जो है, बात पे नए माँ बाप की बात पे हम ब्रेक लेकर आते हैं ताकि बाकी माँ बाप देख लें कि हम नए नए या पुराने। अब हम ना मुआवजा करें, हम एक शॉर्ट ब्रेक लेकर आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है, बहुत कुछ जान रहे हैं क्योंकि कैजुअल हम बात करें ताकि सबकी समझ में आ सके, जो पढ़ा लिखा है उसकी भी और जो नहीं पढ़ा लिखा, जो सादा, जो नए नए माँ बाप उनकी समझ में भी आ जाए। इसी बात पे हमने ब्रेक ली थी मोबाइल। नए नए माँ बाप यानी कि जो अभी पेरेंट्स यंग
अब मैं आपको इस बात पे एक्सप्लेन करती हूँ कि जो इस सेंचुरी के जो नए पेरेंट्स बने हैं अभी, उनकी माइंडसेट और आप लोगों का माइंडसेट डिफरेंट, बहुत ज्यादा बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट, यस। तो हमारे जो माँ बाप, हमारे आपके, हम सब के जो इस एज में जिस वक्त हम हैं, 90s के जो बच्चे आप कह सकते हैं, उनको उनके माँ बाप जो दिल करता था वो कहते थे कि नहीं तुम खुद करो, और उनको मोटिवेट करते थे कि आप खुद करें, बात करें। प्रेशर नहीं था जैसे Exactly. आज बच्चों पे है, या वो कंपैरिजन जिस तरह की वो बच्चे को डिमोटिवेट करना, वो चीजें नहीं थी। एक्चुअली डीमोटिवेशन नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही केयर की वजह से ही वो कभी भी उनको खुद ज्यादा से पैम्पर्ड कर रहे हैं। हाँ, पैम्परिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर इनको ये प्रैक्टिकल लाइफ में शायद नहीं लोगों से बात कर सकेंगे, या ये हम करेंगे, हर चीज वो अपने ऊपर लेते हैं। वो कहते हैं कि शायद हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है। कुछ एक्स्ट्रा केयर भी कभी कभार बच्चों को जो है वो ज्यादा उनको कंफर्ट जोन दे दिया गया है, Exactly. उसे निकलने नहीं दे रहे, Yes. कोई डिसीजन नहीं लेने दिया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है इन तमाम चीज़ों पे, कि बच्चे जब भी जाते हैं बाहर, इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा लैक हो जाता है एक इस चीज़ का, कि लोगों के अंदर बात करने की, बच्चों के अंदर वो शायद कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। सो ये चीज़ें जो है इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर हो सकता है, यही वजह है कि जब आप नहीं बच्चों को इस तरह हम खुल के खेलने देंगे, उन्हें किसी से बात करने देंगे, उन्हें फिर नहीं पता कि उन्हें बच्चों से किस तरह बात करनी है, बड़ों से किस तरह से बात करनी है, और अपने जो हम एज है, हम उम्र है, उससे किस तरह से, यानी कि अल्फाज का चुनाव उन्हें नहीं पता होता, किस तरह का बिहेवियर रखना है वो नहीं जानते। वो फिर सबको अपनी उम्र के समझते हैं, और वही फिर वो एक बदतमीजी का जुमला मैं यूज़ करूंगी कि वो फिर उनके अल्फाज, उनके लहजे में वो साफ दिखाई देगा। बिल्कुल। असल में बाइलिंगुअल होता जा रहा है हर चीज़, ना तो उर्दू सही बोलते हैं और ना ही इंग्लिश सही बोल पाते हैं, तो इस वजह से इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कम्युनिकेशन करनी कैसी है। बच्चे ऐसे हैं, आप जो कि यंगस्टर से मिलती होंगी, जिन्हें पंजाबी समझ नहीं आती, जो उनकी अपनी लैंग्वेज, अपनी मदर टंग होगी, वो उन्हें नहीं पता, उन्हें उर्दू के मोस्टली वर्ड नहीं पता, नहीं समझ पाते वो बर्गर बच्चे ने इंग्लिश बोले, भाई इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज। हाँ, उर्दू हमारी असल में कौमी ज़बान है, कौमी ज़बान है, मगर हम उसको इतनी अहमियत उसको नहीं हासिल। कौमी ज़बान है तो इसका मतलब है कि ऑल ओवर द कंट्री, पूरे मुल्क में इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी होनी चाहिए। उर्दू को अहमियत देनी चाहिए बिल्कुल। उर्दू और अदब हमने को अपनी कौमी जबान को नहीं दी, दूसरों को दी, जो दूसरी लैंग्वेज। उर्दू अदब को अहमियत देनी चाहिए। जब आप उर्दू को अहमियत देंगे तो उस उर्दू अदब उसमें शामिल हो जाएगा। जब अदब शामिल हो जाएगा तो जिद्दत जो है तालीम की, उसमें वही तड़का लग जाएगा, और उसके अंदर वो खुशबू आ जाएगी अदब की। जब अदब की खुशबू आएगी तो पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी, पूरी महफिल जो है वो खुशगवार हो जाएगी। ये सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये चीज़ें हैं जो जहाँ इदारों की जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। अगर मैं बात करूँ हमारे सियासतदानों की, वहीं से आप देख लें कितना उर्दू अदब है, और कितना इखलाक है, और कितनी प्यार मोहब्बत तहजीब है। उनके अल्फाज वही बता रहे हैं कि इनमें किताब पढ़ने का, अदब का कोई रुझान नहीं है। उनके अल्फाज, उनके उससे वो प्यार मोहब्बत हमें दिखाई दे रही है, वही इनडायरेक्टली मैं जो कहूँ तो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। मेरा ये टारगेट होता है कि मैं बच्चों के अंदर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शाई होते हैं, जो नहीं आगे चल के बात कर सकते, तो उनको मुख्तलिफ तरीकों से कॉन्फिडेंस जो है वो उनमें बहुत सारे अल्टरनेट बहुत हल हैं, और ये टीचर को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? वालिदैन को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? कौन बताएगा, कौन सिखाएगा? एनकरेज करना चाहिए बच्चों को, और महफिल में उनको उनसे बुलवाना चाहिए, बात करवानी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हमारा नसब चला आ रहा है, तो हमने इसको आगे चलाना, हमने इंग्लिश को आगे नहीं चलाना। मतलब अब इंग्लिश को इतनी ज़्यादा मतलब प्रमोशन दी जा रही है, ये जो भी है, लेकिन हमारी जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है। मैं ये कहूँगा कि उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ मिलना चाहिए। उर्दू अदब खुद ब खुद ही उसके साथ लिंक हो जाएगा यकीनन। मोहम्मद, आपको शेर व शायरी में इंटरेस्ट है? नहीं, लेकिन बुक रीडिंग और नॉवल वगैरह बिल्कुल मैंने अपने एक टाइम पे पढ़े हैं। अच्छा। और जब आपका शौक ख़त्म हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार कुछ ना कुछ ऐसी बुक्स रखनी चाहिए जो कि आपकी थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि आपकी वर्डिंग अच्छी हो जाती है, आपको नए वर्ड्स सुनने को मिलते हैं। इंग्लिश की नहीं, मैं उर्दू की बात कर रही हूँ। नॉवल रीडिंग एक बहुत अच्छी आदत है। इवन के मैगजीन्स जो आते हैं उसमें कुछ छोटी छोटी स्टोरीज
ہوتی ہیں وہ چیزیں بھی اگر آپ پڑھ لیں یا پھر بچوں کو اخبار بھی پڑھا دیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ میرے بابا نے ہمیں بچپن سے اردو کے اخبار جو بڑی بڑی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں ان کو ہم سے پڑھایا کرتے تھے. ہاں اچھا میرے بابا بھی یہ کرتے تھے. ہاں جی کہ یہ جو ہیڈ لائن ہے یہ زور زور سے پڑھو مجھے سناؤ. بالکل. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اسٹارٹنگ سے ہی آپ کے اندر ڈیولپ کروانے شروع کر دیں. والدین کے پاس کہاں وقت ہے. اب نیوز پیپر ختم ہو گیا. آپ یقین کریں ہم صبح اٹھتے ہیں جب تو گراؤنڈ میں ایکسرسائز کے لیے یوگا کے لیے جاتے ہیں تو ہم تلاوت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں. تو میں مختلف روزانہ کبھی کسی سے تو وہاں سب کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے ہچکچاہٹ سی یا یہ اسی کو کہتے ہیں لیک آف کانفیڈینس کہ کہیں اچھا اس میں چار لوگوں کے سامنے آپ بول نہیں کیوں نہیں بول پاتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یار غلط ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ یار کوئی مسٹیک, اس ڈر کی وجہ سے, اس شائبے کی وجہ سے وہ بولیں گے نہیں, غلطی نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کب؟ غلطی سے تو انسان سیکھتا ہے. تو اس چیز سے کانفیڈنس آتا ہے کہ آپ بولیں, آپ غلط بولیں یا صحیح بولیں, جسٹ بولیں, اسپیک آؤٹ. غلطی ہوگی تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ غلطی ہے, نیکسٹ ٹائم آپ کو پتا ہوگا. لیکن جب آپ بول ہی نہیں رہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ غلط کہاں پہ ہو رہے ہیں, ہاں تو آپ سیکھیں گے اس میں مطلب 50-60 سال کے لوگ ہیں جو ہم یوگا کے لیے آتے ہیں, لیکن اب یہ کہ کانفیڈنس ان میں بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جب ہم آ رہے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں, شرما ہم گراؤنڈ میں کرتے ہیں, او یا لوگ کیا کہیں گے جب لافٹر تھراپی ہوتی ہے نا, ہم ہنستے ہیں, وہ لوگ کیا, میں نے کہا لوگوں کو کہنے دیں, لوگوں کو کام ہی کہنے دیں, کیا کہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے, اس میں کتاب کو اہمیت دینی چاہیے. میری کتاب یہ فرض کریں یہ آئی ہے. اچھا ہم نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد اپنی یہ کتاب کا اور بھی آپ کی کتابیں ہیں وہ بھی ناظرین کو ذرا بتائیے گا. یہ جو آپ نے بات کی مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ یہ جو لوگ کیا کہیں گے, یہ نکل آؤ خدا رہے اس روگ سے نکل آؤ, کہ یہ کہ ہمارے یہ روگ ہماری زندگی میں آ گیا کہ کیا کہیں گے لوگ. لوگوں کا کام ہے, نہ آپ کو ہنستا دیکھ سکتے ہیں نہ آپ کو روتا دیکھ سکتے, کسی حال میں وہ آپ کو خوش نہیں ہونے دیں گے. مزید اس پہ بات کرتے ایک بریک لینی ہے ہمارے ساتھ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, بہت ہی خوبصورت انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی ہے. تعلیم کی ہم بات کریں, جدید تعلیم کی بات کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادب کا مطالعہ اسی پہ بھی بات ہو رہی ہے جس کا فقدان ہے, کمی ہے. تو جناب ادب کو پڑھنا, ادب کیا ہے, اس کو جاننا کیوں ضروری ہے, یہ سمجھنا, اور کس طرح سے ادب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بنا سکتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں. اپنی تخلیق کا مقصد سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ اپنے آپ کو, اپنے تخلیق کے مقصد کو جاننا, اور ان تمام تر چیزوں کو ادب ہی آپ کو بتائے گا. یہی طور طریقے آپ کو زندگی کے تمام تر جو اصول ہیں وہ بتائے گا. تو یہ جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ نصرت صاحب بڑا ضروری ہے. آپ اپنی کتاب پہ آنے والے تھے تو بتائیے ناظرین کو اس میں آئے. یہ میری پہلی کتاب ہے, اس کا نام ہے اد کھلا گلاب. اد کھلا گلاب, اد کھلا گلاب, اد کھلا گلاب. اب وہ اچھا مزے کی بات یہ نام میں نے اس وقت سوچا تھا جب میں نے شاعری یا شروع کی جوانی کی بات, تو میں نے سوچا یہی لڑکے, ہاں اس لیے کہ مجھے وہ اد کھلا گلاب جو ہے یہ دیکھیں مجھے یہ بہت پسند ہے, جس کی 2-3 بالکل غنچہ یا جیسے, تو اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے. میں نے یہی نام رکھا, بہت خوب, اور اسی حساب سے پھر اب لیکن اس کے اندر صرف وہی صرف کیا کہتے ہیں اس کو, رومانوی غزلیں نہیں ہیں اس کے اندر, دوسرے اچھے اشعار بھی ہیں, جیسے کہ انا کا ناک تیری عاجزی کو ڈس لے گا, انا کا ناک تیری عاجزی کو ڈس لے گا, تیرا غرور تیری بندگی کو ڈس لے گا. بہت خوب. انا کا ناک تیری عاجزی کو ڈس لے گا, تیرا غرور تیری بندگی کو ڈس لے گا. حصار ذات پہ نہ حاشیہ لگایا تو, حصار ذات پہ نہ حاشیہ لگایا تو, بروں کا شور دروں خاموشی کو ڈس لے گا, بروں کا شور دروں خاموشی کو ڈس لے گا. اور اب یہ دیکھیں گا کہ خاموش رہنا خرد مند کی علامت ہے,
खामोश रहना खिरतमंद की अलामत है, ज्यादा बोलना ये आगही को डस लेगा, ज्यादा बोलना ये आगही को डस लेगा। तो इसी तरह अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें, मेरी ये पहली किताब है। वो जो अनवर को मैं शेर, वो चुप बैठे हुए थे तो आता शोरिश है हर तरफ के दिले ना तवा है चुप, शोरिश है हर तरफ के दिले ना तवा है चुप, कोहराम है जमी पे बपा आसमां है चुप, कोहराम है जमी पे बपा आसमां है चुप, और दिल मुंतजिर है, ये इसमें देखें, दिल मुंतजिर है यार कोई बात तो करे, दिल मुंतजिर है यार कोई बात तो करे, नजरें हैं उसके चेहरे पे टुक, जाने जा है चुप। वाह, हाँ, ये अनवर साहब का शेर था जो मैंने कंप्लीट किया इन्होंने। और बहुत क्या खूब, बहुत खूब। इसमें देखिएगा कि दोनों उलझ के रह गए हैं एक बात पर, दोनों उलझ के रह गए हैं एक बात पर, उसका यकीन है चुप कहीं मेरा गुमा है चुप, उसका यकीन है चुप कहीं मेरा गुमा है चुप, और सच का तेरे गवाह न कोई भी मिल सका, मुंसिफ है इंतजार में और राज़दा है चुप। क्या बात। और ये देखिए इसका भी असर है, देखिए कौलो अमल में फर्क हो नुसरत जहां वहां, क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, कौलो अमल में फर्क हो नुसरत जहां वहां, उन्वान बोलता है फकत दास्ता है चुप, उन्वान बोलता है फकत दास्ता है चुप। और अदखिला गुलाब के हवाले से शेर आपको सुनाए कि खुशबू से जान लो, ये किताब के हवाले से अदब के लिए ये एक पैगाम है, खुशबू से जान लो यही इसकी जुबान है, इस अद खिली कली में छुपी दास्तान है, बहुत इस अद खिली कली में। और जो है कि खुशबू कहूँ तुझे या कहूँ अद खिला गुलाब, खुशबू कहूँ तुझे या कहूँ अद खिला गुलाब, और दिल रुबा मैं कैसे मुखातिब करूँ तुझे। तो ये वो अदखिला गुलाब उस हिसाब से है। तो एक गज़ल ताज़ा मैं आपकी जो है समात की नज़र करता हूँ। इसके बाद मेरी एक किताब आएगी, नज़्मों की किताब है वो, अच्छा माशाअल्लाह, उसका नाम भी है सुनो तुम, सुनो तुम, बहुत। और एक उसके बाद नात की किताब आनी है, उसका उन्वान है शहीदो सरा, ये तीनों पाइपलाइन में है। और एक गज़ल की किताब आनी है मेरा दिल, तो उसकी मैं गज़ल के चंद शेर आपको सुनाता हूँ। किसी को देख के पल भर को जो रुका मेरा दिल, किसी को देख के पल भर को जो रुका मेरा दिल, मुझे लगा कि मेरे हाथ से गया मेरा दिल, मुझे लगा कि मेरे हाथ से गया मेरा दिल, और जिधर जिधर में गया मेरे साथ साथ गया, जिधर जिधर में गया मेरे साथ साथ गया, कदम कदम पे मुझे टोकता हुआ मेरा दिल, कदम कदम पे मुझे टोकता हुआ मेरा दिल। और सुनी जो दर्द, वो खिरद ने जब से लगाई है दिल पे पाबंदी, खिरद और दिल का तनाज़ा चल रहा है अज़ल से। अच्छा। खिरद ने जब से लगाई है दिल पे पाबंदी, बुझा बुझा सा है तब से खफा खफा मेरा दिल, बुझा बुझा सा है तब से खफा खफा मेरा दिल। और समझ में आने लगी गुफ्तगूए इश्क इसे, समझ में आने लगी गुफ्तगूए इश्क इसे, किसी की शोख निगाही पे मर मिटा मेरा दिल, किसी की शोख निगाही पे मर मिटा मेरा दिल। और तवाफ़े इश्क की खातिर गया था कुए वफा, तवाफ़े इश्क की खातिर गया था कुए वफा, फिर उसके शहर से वापस ना आ सका मेरा दिल, फिर उसके शहर से वापस ना आ सका मेरा दिल। और मकता है कि सुनी जो दर्द भरी दास्तां कहीं नुसरत, सुनी जो दर्द भरी दास्तां कहीं नुसरत, तो अश्क बन के मेरी आंख से गिरा मेरा दिल, किसी को देख के पल भर को जो रुका मेरा दिल, मुझे लगा कि मेरे हाथ से गया मेरा दिल। बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त जबरदस्त। क्या ही बात है। प्रोग्राम का वक्त चुके खत्म हो रहा है, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा प्रोग्राम खत्म कर, ऐसा लग रहा है कि प्रोग्राम अभी शुरू हुआ अभी जो है मजीद बहुत कुछ है तो जो हम बयान करें। मोगल क्या पैगाम दोगी नाजरीन को, हमारी यूथ को, यंगस्टर्स को, कि जहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, माशाल्लाह मैं कहूँगी कि हमारे यूथ बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, बस उनको एक रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, जो कि वालिदैन की, बड़ों की जिम्मेदारी होती है। देखिए, अगर एक बच्चे को सब कुछ पहले से ही पता हो, वो पे इतना एजुकेटेड हो तो उसे क्या ज़रूरत है इन नज़ारों की।
وہ اس دنیا میں آتا ہے بالکل بلینک خالی, اسے اس کو کس طرح سے کیا فیڈ کروایا جا رہا ہے اب یہ بڑوں پہ. تو ان والدین کو یا ان بچوں کو کیا میسج دیں گے آپ؟ اچھا, سب سے پہلے تو کیونکہ یہ بات ہر ماں باپ سوچتے ہیں کہ کسی اچھے اسکول میں پڑھانا ہے, کسی اچھے ادارے میں پڑھانا ہے, بڑے اسکول ہونا چاہیے, اچھے ٹیچرز ہونے چاہیے. تو ان چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو, اپنے ذہن کو نکال کر سب سے پہلے آپ نے جو چیز اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے بچوں کو خود جو ہے پڑھائی کروانا شروع کرنی ہے. جس طرح ہمیں بچپن میں پڑھایا جاتا تھا, قاعدہ سے شروع ہوتا تھا, اور اس کے بعد ABCD, اتنی نالج تو ہر کسی کو ہوتی ہے. تو یہ چیزیں اس کے ساتھ ساتھ آگے جو ہے بچوں کو بچپن سے ہی ان چیزوں میں لگانا چاہیے کہ بک ریڈنگ جو ہے وہ ضرور ڈیولپ کروائیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں اب لیک بہت زیادہ کرنا شروع ہوگی. تو انگلش کے ساتھ ساتھ اردو کے بھی ناولز جو ہے وہ بچوں کی آپ جو اسٹوریز ہوتی ہیں وہ بچوں کو پڑھا لیں. بالکل, کچھ ایسی کہانیاں ہوتی ہیں, آپ چاہے خود پڑھ کے سنا دیں اور پھر خود ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ بھی اس طرح کی جو اپنی ہیبٹ ہے وہ ضرور ڈیولپ کریں. تو میرا یہ ایک جو میسج ہے سننے والوں کو وہ یہی ہے کہ ضرور اپنی جو بھی زندگی ہے روزمرہ کے معاملات کے ساتھ ساتھ اپنی ہیبٹ میں شامل کریں بک ریڈنگ. یہ بہت ضروری ہے. بہت خوب. نصرت صاحب, آپ کا پیغام ناظرین کو. میرا پیغام جو ہے وہ محبت کا ہے, اور محبت میں ادب پہلا کرینہ ہے, اور ادب کے لیے کتاب کا ہونا, کتاب کا ساتھ ہونا, کتاب کا پڑھنا بہت ضروری ہے. کتاب سے دوستی ایک بہت اچھی عادت ہے. کتاب بہترین دوست ہے. بالکل. کتاب ہمیشہ, اور یہ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, بالکل پکی صداقت ہے کہ کتاب جو ہے بہترین دوست ہے. کبھی بے وفائی نہیں کرتی, کبھی بے وفائی نہیں کرتی. تو میں یہ چاہوں گا کہ ادب لازمی شامل کریں, چاہے ایک شعر, 2 شعر, 3 شعر, سمجھیں, بڑوں سے پوچھ لیں, بیٹھیں بڑوں کے ساتھ, ہاں, اور ضرور کتاب کے ساتھ جو ہے آپ اپنی زندگی بہت شکریہ نصرت صاحب آپ کا. خوبصورت ڈسکشن رہی. موبل آپ کا بہت شکریہ, اتنی ماشاءاللہ خوبصورت ڈسکشن رہی. انور صاحب کو تو ہم شکریہ ادا کر ہی چکے ہیں. یقیناً ناظرین دیکھیں, ادب کے ساتھ آپ زندگی میں پیار محبت لا سکتے ہیں, مل جل کر رہ سکتے ہیں, دوسرے کا احساس کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کی تکلیف کو برداشت کرتے اسے حل کر سکتے ہیں. اور کتاب کا مطالعے کی جہاں تک بات کی, کتاب نو ڈاؤٹ بہترین دوست ہے, اور یہ وہ دوست ہے جو آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا. آپ اس کتاب, اس دوست سے آپ کو کم از کم دھوکے کی جو ہے وہ امید نہیں ہوگی. تو جب ایسا دوست آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر کون سی ایسی خوشی یا کامیابی ہے جو آپ کو نہیں ملے گی. یقیناً تمام تر کامیابی اور خوشیاں جو ہیں وہ آپ کو ملے گی. تو ہم امید کرتے اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے نا ہم سب کو ایسا یہ کتاب والا دوست جو ہے وہ دے, تاکہ ہم نفرتوں, سچا دوست, تاکہ ہم نفرتوں سے نکل کر پیار محبت بانٹ سکیں. یس, اور اس ملک کو ہم امن کا گہوارہ بنا سکیں اور کامیاب کر سکیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نے